Okay, so employee compensation additional class number 3. Last two classes say we have been mainly discussing share based compensation. Yes, Akash Mukherjee, good evening. Let's complete the formalities. Those who are doing live class, can you please wish good evening? Because it just makes for a better interaction. So I'm just telling my staff, next time onwards, the camera has to be placed a little bit over there, because otherwise I'm not able to see the names. Okay. Riddhi Kapoor, good evening. Fadafat, Ishan Sachdev, Souvik, Riya Shah, Tulsi, Kanojia, Hina, Pratik, Samyak, Kandoi. Good evening all of you. So let's straight away come to the topic. So I'm saying that last two classes say we have been mainly concentrating on share based compensation. ठीक है तो? And we have just entered the topic. वैसे LOS A के अंदर चल रहे हैं, which is types of compensation. But frankly speaking, you must have seen that LOS A के बजाय the accounting aspect and other aspects के ऊपर भी अंदर ही अंदर discussion होते जा रहा है. ठीक है तो? Because types of compensation में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है. तो you know that we have to discuss the effect of the accounting provisions that are there, IFRS, US GAAP, and what about analysis and financial modeling. तो सबका collective discussion हो रहा है, वैसे अपने LOS A में है. लास्ट क्लास मैंने कुछ राइटअप लिखवाया नहीं था, लास्ट टू लास्ट क्लास कुछ राइटअप लिखाया था. ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास मोर ऑफ अ डिस्कशन था एंड आई टुक CFA लेवल 1 का एक दो क्वेश्चंस टू कम्युनिकेट द स्टफ एंड आई टुक CFA लेवल 1 का जो एप्पल का एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का एग्जिबिट दिया हुआ था उससे मैं डिस्कस कर रहा था. तो देयर वाज अ हार्डली स्कोप फॉर एनी राइटअप. ओके, नाउ टुडे वी वांट टू स्ट्रेट अवे गेट इनटू द accounting for share based compensation. Share based compensation का accounting. We know our strengths कि ज्ञानबाजी के बजाय अपने को सीधा एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता है. तो आई इंटेंड टू डू दिस. मेरे को लगता है कि जो डिस्कशन हो गया कि ग्रांट डेट को मेजरमेंट किया जाता है शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन का ग्रांट डेट को, और उसके बाद अगर वैल्यू चेंज हो उससे मेजरमेंट डज नॉट चेंज. तो ग्रांट डेट को मेजर करते हैं, the amount of RSU, the amount of stock options that are granted. उसके बाद straight line method पे उसको वेस्ट करवाते हैं over the vesting period, 4 साल 3 साल 5 साल whatever, straight line वो वेस्ट करता है. PL में डेबिट होता है एक्सपेंस और इक्विटी में शेयर कॉम्पेंसेशन रिजर्व में जाता है, such that the equity does not change because since वो एक्सपेंस दिखाए तो इक्विटी गिर गया रिटेन अर्निंग, बट सिंस उसको अलग से रिजर्व में दिखा दिए तो टोटल इक्विटी सेम रह गया. करेक्ट है, तो ये आपको पता है. और उसके बाद जब सेटल करेंगे तो उस केस में वो ट्रांसफर एंट्रीज होगा जहां पे कॉम्पेंसेशन रिजर्व से पेड अप कैपिटल में चला जाएगा, पेड अप कैपिटल में चला जाएगा. तो मोटा मोटी ये लास्ट क्लास समझ में आ गया था, लिखे नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है तो बिकॉज अगर कोई शॉर्ट नोट चाह रहा है तो शॉर्ट नोट कहां नहीं मिलेगा. सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट तो CFA इंस्टीट्यूट के की कॉन्सेप्ट्स में ही है शुरू में. उसके अलावा चाहे स्क्वाइजर हो चाहे जो भी हो, सबका तो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है. ठीक है तो ओके, सो लेट्स कम टू एन एग्जांपल टू सॉलिडिफाई आवर कॉन्सेप्ट्स. सो आई एम कमिंग टू एन एग्जांपल. yes please look at this example. XYZ has an employee stock option एंड RSU ग्रांट. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी है और ग्रांट भी है, दोनों है. फॉर इट्स सीनियर मैनेजमेंट टीम ऑन 1st January say 2001 the company made a grant of 3 million at the money options maturing in 5 years. मैच्योरिंग इन 5 years, तो क्या 5 years को वेस्टिंग पीरियड मानेंगे? ऑप्शंस के केस में अगर बोल रहा है मैच्योरिंग इन 5 years, डू यू थिंक 5 years इज द वेस्टिंग पीरियड? अगर वो ऑप्शंस के केस में बोल रहा है मैच्योरिंग इन 5 years,
डू यू थिंक 5 years इज द वेस्टिंग पीरियड? फटाफट जवाब दो वरना मैं जवाब बोल के आगे बढ़ जाऊंगा. ऑप्शंस है, आरएसयू नहीं है. कोई जवाब नहीं दे रहे. दर्शन ने दिया नो. करेक्ट आंसर है नो. वो तो एक्सपायरी है. ओके वो तो एक्सपायरी है. आगे जाके और पता चल जाएगा. एंड 2 million शेयर्स, आरएसयू में 2 million शेयर्स है ग्रांट किया जा रहा. तो 3 million ऑप्शंस है, 2 million शेयर्स है. ऑप्शंस एट द मनी है. द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस वाज $3.5. एनी क्लू ये फेयर वैल्यू कैसे निकाला जाता है? द फेयर वैल्यू द ऑप्शंस वाज $3.5. एनी क्लू ये फेयर वैल्यू ऑप्शन का कैसे निकाला जाता है? बिकॉज एट द मनी था तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 0. 3.5 इज द टाइम वैल्यू. ये कैसे निकलता है? एनी क्लू? फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस. यू हैव द क्लू, देयरफॉर आई एम आस्किंग. एट द मनी ऑप्शन था, इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 0. द एंटायर स्टफ वाज टाइम वैल्यू. एनी क्लू? ये टाइम वैल्यू $3.5 कैसे निकाला जाता है? पता नहीं कोई टाइम डिले है क्या आप लोग के लिखने में, मेरे पास आने में? बिकॉज इतना डिले सीए के क्लासेस में तो हम लोग को नहीं दिखता है. मे बी ब्लैक शोल्स मॉडल और बाइनोमियल मॉडल. दर्शन प्रतीक बोल रहे हैं. इशिका बोल रही है उस टाइम था ऑप्शन प्राइस जिस दिन इश्यू किए. तुलसी कनौजिया कंपाउंडिंग एट आरएफ. पता नहीं तुलसी आप क्या बोल रहे हैं. इशिका आप भी गलत हो. सुन लीजिएगा प्लीज. ईदर वी कैन यूज द प्राइस ऑफ सिमिलर ऑप्शंस टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट. वी कैन यूज द प्राइस ऑफ सिमिलर ऑप्शंस. आई रिपीट, to find out the fair value of the option on the grant date, we can use the price of similar options, or we can use some option pricing model like Black-Scholes or binomial. तो आपको पता होना चाहिए सिमिलर ऑप्शन का प्राइस भी यूज किया जा सकता है विथ सम एडजस्टमेंट. बिकॉज अगर कंपनी का सपोज 5 साल का ऑप्शंस बाजार में ट्रेडेड है, 5 साल का कॉल ऑप्शन बाजार में ट्रेडेड है एट द मनी, तो उसका प्राइस यूज किया जा सकता है. ऑफ कोर्स दोनों में डिफरेंस है बिकॉज वो ट्रेडेड है, उस पर लिक्विडिटी है. ये ट्रेडेड नहीं है, इस पर लिक्विडिटी नहीं है. देयरफॉर इसका प्राइस कम होना चाहिए. एट द सेम टाइम जो कॉल ऑप्शन बाजार में होता है उसका डाइल्यूशन इफेक्ट नहीं होता है, पर ये जो स्टॉक ऑप्शंस इश्यू करते हैं उसका डाइल्यूशन इफेक्ट है. ये दोनों पॉइंट समझ में आया क्या? अगर मार्केट में जो ट्रेडेड कॉल ऑप्शन है उसका फीचर्स और अपना जो स्टॉक ऑप्शन है उसका फीचर मैच करता है, 5 साल सेम अंडरलाइंग कंपनी का स्टॉक, तो यस अपने उसको यूज कर सकते हैं विथ सम एडजस्टमेंट. आई थिंक 2 डिफरेंस है. एक तो लिक्विडिटी का, बिकॉज वो ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल नहीं है. और दूसरा डिफरेंस है डाइल्यूशन का. इसके एक्सरसाइज से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा और शेयर प्राइस गिरेगा, पर जो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है रोज रोज, उससे थोड़ी कोई शेयर का दाम बढ़ता है. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सिमिलर ऑप्शंस का प्राइस कैन बी यूज्ड और वी हैव टू यूज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स. सिमिलर ऑप्शंस का प्राइस कैन बी यूज्ड और वी हैव टू यूज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स. ओके, द कोर सेज दैट आप जो भी यूज करें इट शुड सैटिस्फाई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. आप जो भी यूज करें इट शुड सैटिस्फाई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक फेयर वैल्यू होना चाहिए, फेयर वैल्यू. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा चीज, द फीचर्स शुड मैच. फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड मैच. यानी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जो ट्रेड हो रहा है ऑप्शन वो 6 महीने का है और ये 5 साल का ऑप्शन है और अपने 6 महीने का ऑप्शन का प्राइस ले रहे हैं. दैट्स नॉट अलाउड. ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक शुड मैच, इकोनॉमिक साउंड रैशनल पे होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम फेयर वैल्यू. एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या लिखा हुआ आपको बुक से देखना पड़ेगा. एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या लिखा हुआ आपको बुक से देखना पड़ेगा. एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या लिखा हुआ आपको बुक से देखना पड़ेगा.
विधि ठक्कर बोल रही है सर सिमिलर ऑप्शन कैसे मिलेगा, निफ्टी में तो सब स्ट्राइक प्राइस का एक ही ऑप्शन होता है। ये क्या बोल दिया आपने? निफ्टी में तो सब स्ट्राइक प्राइस का एक ही ऑप्शन होता है, ये क्या लैंग्वेज हो गया? देयर इज अ कंप्लीट ऑप्शन चेन। निफ्टी को तो बात छोड़ो, आई थिंक निफ्टी माने आप एनएससी बोलना चाह रहे थे। एनएससी हो या बीएससी हो, उस पर अगर किसी भी स्टॉक पे ऑप्शन है तो वो ऑप्शन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अवेलेबल है। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस मैच करते हुए आप ऑप्शन का प्राइस चेक नहीं कर सकते हैं? माने लिखा भी तो क्या लिखा विधि? एंड डोंट माइंड प्लीज, अगर मैं आपको खराब नहीं लगना चाहिए। इफ आई एम पुलिंग योर लेग आई नीड टू, यू आर इन लेवल 2 राइट नाउ, यू कैन नॉट मेक लूज स्टेटमेंट्स। आपने लिखा निफ्टी में तो सब स्ट्राइक प्राइस का एक ही ऑप्शन होता है। एक ही ऑप्शन होता है क्या हुआ? हर स्ट्राइक प्राइस, हर मैच्योरिटी का अलग ऑप्शन है। 3 मंथ का 550 स्ट्राइक प्राइस, उसका दाम अलग है। 1 मंथ का 600 स्ट्राइक प्राइस का दाम अलग है। ये तो पता होना चाहिए आपको। एनीवेज, आप इसका कुछ रिप्लाई भी करते हो टू डिफेंड योर सेल्फ, मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई हैव मेंशन्ड जो मेरे को मेंशन करना था, तो मैं बोला बहुत सारे मल्टीपल चॉइस में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द कंपनी। Okay, the auditors of the company should see that those 3 conditions are satisfied. Number 1, fair value. Number 2, economic reasoning. And number 3, characteristics. I don't know how auditors will see to all this as if they know what is fair value and economic reasoning, at least the auditors in India. Anyways, तो वो मैंने बता दिया आपको। तो $3.5 है। Calci please 3 into 3.5. Calci please 3 into 3.5. 3 into 3.5 is 10.5. So $10.5 million is the measurement of the stock options. And the stock price on the grant date was 30. So 2 million shares were granted. 2 into 30 equal to 60. 2 into 30 equal to 60. 60 million, the value of RSU measurement. Okay, 2 into 30 equal to 60 and 3 into 3.5 is equal to 10.5. What is different over here as compared to what we did in the last class? What is different over here as compared to what we did in the last class when we are talking about RSU? क्या चीज अलग दिखा आपको as compared to last class जो बात किए थे RSU का? याद होगा? ये सब उस टाइप की क्लासेस नहीं हो रही है जहां पे पूरा डिक्टेटेड नोट्स जाता है, इसलिए कोई भी पर्सन बीच बीच पे स्क्रिबलिंग कर रहा है, लिख रहा है, दैट्स वेरी गुड। जो भी आप स्क्रिबल कर रहे हो, लिख रहे हो ना, जैसे बाकी सारी क्लासेस होती थी दुनिया में। यस, लास्ट टाइम डिविडेंड का बताए थे कि अकॉर्डिंग टू सीएफए लेवल 2 आरएसयूज को डिविडेंड का इंटाइटलमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सीएफए लेवल 2 का कोर, आरएसयूज को डिविडेंड का इंटाइटलमेंट नहीं है, जो कि गलत था, बिकॉज इट डिपेंड्स। एप्पल के RSUs had dividend equivalent. Therefore, I had said RSU को वैल्यू करना चाहिए at share price minus PVD. Share price minus PVD याद होगा आपको, बिकॉज क्या पता एग्जाम में आ जाए। हम एक बार एग्जाम में बैठते हैं और उससे भी बड़ा बात, हम लोग को एक बार ये पढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर लेवल 3 में ये पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, हायर लेवल स्टफ होगा। तो खोल देना है जब पढ़ने का मौका मिल रहा है तो। So यहाँ पे 30 पे करना पड़ रहा है because PVD is not given. Maybe the company doesn't pay dividend or is not expected to pay dividend. Both awards vest after 3 years. तो 3 साल is the vesting period. So 10.5 divided by 3. 10.5 divided by 3. STO1. 10.5 divided by 3. 3.5 million STO1. And 60 divided by 3. 20 STO2. RCL1 plus RCL2, 23.5 STO3, STO1, STO2, STO3 आपने कर लिया होगा। ओके, 3.5 मिलियन पर ईयर का एक्सपेंसिंग फॉर स्टॉक ऑप्शंस, STO1, 60 डिवाइड बाय 3, 20, STO2, RCL1 plus RCL2, 23.5 STO3। ठीक है,
तो शेयर कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस फॉर ऑप्शन शैल बी 3.5 million per year, for stock grants shall be 20 million per year, such that the total share compensation expense is 23.5 million. Okay, since I have taught you in the last two class, therefore I am asking you, tell me please, if the, forget about the senior management that was written over here, forget about the senior, okay, let's talk about the senior management over here, senior management. This 23.5 will be shown in the income statement. Where? This 23.5 will be shown in the income statement under what head? This 23.5 will be shown in the income statement under what head? Option number 1 COGS, option number 2 SGA, option number 3 R&D. This 23.5 shall be shown in the income statement under what head? COGS, SGA or R&D? Anisha Vora, we are talking about the income statement, not about the PL balance sheet. It will be shown under SGA. It will be shown under SGA. SGA के अंदर आएगा. जो भी बंदा बुद्धिमान है वो एक्स्ट्रा लिखते जा रहे हैं. वो लिखते जा रहे हैं कि सर ने क्या बोला, ऑप्शंस का फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं. एक एरो सिमिलर ऑप्शंस का प्राइस, दूसरा एरो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल लाइक बीएसएम बाइनोमियल. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एक फेयर वैल्यू से रिलेटेड और एक फीचर्स से रिलेटेड. ठीक है. फिर सर ने बोला कि क्या एक्सपायरी पीरियड ही वेस्टिंग पीरियड होता है? नो. ऑप्शंस एक्सपायर होगा, वेस्ट होगा 3 साल में, फिर 3 साल के बाद 2 साल का पीरियड रहेगा जहां पे द एम्प्लॉइज, द सीनियर मैनेजमेंट विल हैव द राइट टू एक्सरसाइज. 3 साल तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते. 3 साल के बाद जो 2 साल का पीरियड है वो लोग के पास एक्सरसाइज का पीरियड रहेगा. सम्स में जितना सीख जाएंगे उतना ज्ञान में नहीं सीखेंगे, पिचुर में नहीं सीखेंगे. तो 3 साल के बाद 2 साल तक एक्सरसाइज कर सकते हैं. समझ गए? वो 2 साल तक एक्सरसाइज करने का है. और जहां एक्सरसाइज करेंगे, जाहिर है इन द मनी होगा तभी एक्सरसाइज करेंगे, वो सेटलमेंट डेट हो जाएगा. जब एक्सरसाइज करेंगे वो सेटलमेंट डेट हो जाएगा ऑप्शंस के केस में. और जहां तक आरएसयू का बात है तो 3 साल खत्म होते ही कंपनी 2 मिलियन शेयर्स इशू करेगा. 3 साल खत्म होते ही कंपनी 2 मिलियन शेयर्स इशू करेगा. 2 मिलियन शेयर्स इशू करेगा. आपको एक्स्ट्रा पार्ट सब लिखना चाहिए अपने लैंग्वेज में, गंदे में, हिंदी में, इंग्लिश में. ठीक है कि 3 साल के बाद 2 साल के पीरियड में द सीनियर मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द ऑप्शंस, एंड व्हेन दे एक्सरसाइज, इफ दे डू आईटीएम, then that's the settlement date. That is the settlement date. और RSU के केस में 3 साल बाद the company will issue shares and that's the settlement date. Is it clear? तो every year 3.5 million stock options का and then 20 million grants का becomes share compensation expense, hits the PL account under the head SGA. Hits the PL account under the head SGA. Please do remember there are only 3 heads for share compensation expense. One is COGS, the other is R&D, third is SGA. COGS, R&D, SGA. COGS, R&D, SGA. Under which of these three? Under which of these three the expenses that are accruing, a part of them will be capitalized and held, will be capitalized as an asset and held. And which asset am I talking about? कौन से का बात कर रहा हूं? COGS वाला कि SGA वाला कि R&D वाला? COGS वाला. COGS वाला जो है, ठीक है, वो तो इन्वेंट्री में चला जाएगा, तो बैलेंस शीट में चला गया. जो इन्वेंट्री बिका नहीं साल के एंड में, तो इन्वेंट्री के अंदर अटका हुआ है. जब बिकेगा तब इन्वेंट्री में डेबिट होगा. बट ज्यादातर ये लोचा होता नहीं है, बिकॉज ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स है उनको कहां ये लोग ऑप्शंस या आरएसयू इश्यू करते होंगे. ठीक है, फैक्ट्री के वर्कर्स को तो स्टॉक ऑप्शंस या आरएसयू इश्यू नहीं करते होंगे ना, तो जनरली ये चीज काम नहीं आता. बट एज अ कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर, जनरली काम नहीं आता, बट एज अ कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर. चेप के आपको लिखना चाहिए कॉपी में. यू शुड जस्ट फिल अप द कॉपी विथ एवरीथिंग. गंदा फिलअप करो, कोई इशू नहीं है. बिकॉज तब जब ये सम लेके बैठोगे ना और सोचोगे इस सम को सर ने जब आधा घंटा डिस्कस कर लिया, यार खोलते हैं ना पूरा एक चीज, तो जितना लिखा हुआ नहीं है वहां पे उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा तुमको. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग ओवर देयर, ब्लॉकिंग इट.
ठीक है? तो now I'm asking you questions, please reply, please reply. At the end of the first year, in December 2001, 31st December 2001, tell me the unrecognized stock option amount at the end of the first year. Unrecognized stock option amount at the end of the first year. Unrecognized stock option amount at the end of the first year. Unrecognized stock option amount at the end of the first year. Very good. Ishika Chawla, very good. Unrecognized stock option amount at the end of the first year. Ishika Chawla, correct answer. Unrecognized stock option amount at the end of the first year. The answer is 7 million. The answer is 7 million. Some people did not hear me properly. I said stock option. I was not talking about RSU. It is 7 million. And the unrecognized RSU is 40 million. The total unrecognized is 47 million. The total unrecognized is 47 million. You should be writing that. At the end of year 1, unrecognized stock option amount is 2/3 of 10.5, which is 7 million. The unrecognized RSU grant amount is 2/3 of 60, which is 40 million. 40 million. 40 million. जब अपने मॉडलिंग का बात करेंगे, एनालिसिस का, तो वहां पे काम आने वाला है अनरिकग्नाइज्ड, और भी डिस्कशंस में काम आने वाला है. और सेकेंड ईयर के एंड में अनरिकग्नाइज्ड ऑप्शन, अनरिकग्नाइज्ड स्टॉक ग्रांट, टोटल अनरिकग्नाइज्ड. फटाफट कॉमा कॉमा देके बताओ. सेकेंड ईयर के एंड में अनरिकग्नाइज्ड ऑप्शंस, अनरिकग्नाइज्ड स्टॉक ग्रांट, टोटल अनरिकग्नाइज्ड. दिस कॉमा दिस एंड दिस. At the end of second year, unrecognized options, unrecognized stock grant, total unrecognized. Very good. 3.5, 20 and 23.5. 3.5, 20 and 23.5. 3.5, 20 and 23.5. Very good. 3.5, 20 and 23.5. At the end of third year, assuming that the grants are settled, at the end of third year, assuming that the grants are settled, but options are not settled. At the end of the third year, assuming that the grants are settled, but options are not settled. पहली बात है, the unrecognized amount is 0 for both, because everything has been recognized in PL account. Unrecognized is 0 for both. And if the grants are settled, then how much amount will be transferred from reserve to paid in capital? If the grants are settled, how much amount will be transferred from reserve to paid in capital? Remember, grants are settled, options are not settled. So how much amount will be transferred at the end of third year from reserves to share capital? Reserves to paid in capital. 60, correct. 20, 20, 20, 60 जो PL में डेबिट हुआ था, okay? और रिजर्व में जाता है. 60 is transferred at the end of third year. 60 is transferred at the end of third year from compensation reserve to paid in capital. अब जो लोग पार वैल्यू में ऑपरेट करते हैं, तो पार में जाएगा और एपीआईसी में जाएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल इंडिया का पार वैल्यू और शेयर प्रीमियम. ठीक है, 60 मिलियन. जबकि द रिमेनिंग 10.5 मिलियन शेयर कॉम्पेंसेशन रिजर्व में रहेगा. द रिमेनिंग 10.5 मिलियन जो ऑप्शन से रिलेटेड है, वो शेयर कॉम्पेंसेशन रिजर्व में रहेगा और वेट करता रहेगा कब एक्सरसाइज होता है, यानी कब सेटल होता है. ठीक है, वो तो एम्प्लॉइज लोग एक्सरसाइज करेंगे ना. क्या ये ट्रू है कि जैसे ही शेयर का दाम 3 साल बाद 2 साल के अंदर इन द मनी हो गया, एम्प्लॉइज एक्सरसाइज कर लेंगे? क्या ये सही है कि जैसे ही शेयर का दाम स्ट्राइक प्राइस से ऊपर, स्ट्राइक प्राइस क्या है वैसे आपको दिख रहा है? स्ट्राइक प्राइस क्या है वैसे आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पे? स्ट्राइक प्राइस क्या है वैसे आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पे? ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस क्या है आपको बोर्ड पे दिख रहा है?
वेरी गुड 30 जो स्टॉक प्राइस था एट द मनी ना एटीएम 30 इज द स्ट्राइक प्राइस। तो 3 साल बाद अगर शेयर का दाम 30 के ऊपर चला गया, ओके दर्शन बोल रहा है 3.5। दर्शन मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हो? आई एम आस्किंग अबाउट द स्ट्राइक प्राइस। तो द स्ट्राइक प्राइस इज 30। तो 3 साल के बाद शेयर का दाम अगर 30 के ऊपर चला गया, से 32, 33, 35 हो गया, तो क्या कूद के एम्प्लॉइज लोग एक्सरसाइज कर लेंगे कॉल ऑप्शन? क्या कूद के एम्प्लॉइज लोग एक्सरसाइज कर लेंगे कॉल ऑप्शन? If you are the senior management and remember that you have done the CFA program, you are the senior management and you have done the CFA program, तो देखा जाए कोई हालत में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये मैं ट्रैक हटा रहा हूं, आई एम चेंजिंग द ट्रैक एक बार, सॉरी डोंट माइंड इट, मेरा हैबिट है। CFA लेवल 1 डेरिवेटिव्स वी हैड स्टडीड कि कॉल ऑप्शंस प्रायर टू मैच्योरिटी नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे शुड नेवर बी एक्सरसाइज्ड, याद है? American call options prior to maturity should never be exercised prior to maturity. This is not related to अभी का stuff. तो कोई मेरा कॉलर मत पकड़ना कि सही ये कहाँ लिखा हुआ था, क्यों कंफ्यूज कर रहे थे। नॉलेज है, क्यों नहीं बताएंगे? हमने स्टडी किया था लेवल 1 में कि कभी भी अर्ली एक्सरसाइज अमेरिकन कॉल ऑप्शंस का नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे नहीं होना चाहिए। बिकॉज इतना ही आपको लग रहा है ना कि $36 दाम हो गया, 30 के ऊपर 36, तो यार आज तो फायदा है, कल हो ना हो तो 36 पे स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो ना। तुमको लॉक करना है 36 को, तो 36 पे स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो, टाइम वैल्यू मनी तो एंजॉय करो। एनीवेज मैं इस पे इलैबोरेट नहीं करूंगा। समझ में आया बढ़िया बात, नहीं समझ में आया भुजिया खाओ। फॉर द पर्पस ऑफ FRA बताया हुआ रहेगा कि जब 36 हो गया इन्होंने एक्सरसाइज किया क्या। तो मान लेते हैं 4 साल बाद, मान लेते हैं 4 साल बाद प्रतीक मित्तल आप टोटल उल्टा पुल्टा लिख रहे हो। आप तो 33.5 लिखा है आपने, टोटल गलत लिखा है। आपको ब्रेक इवन प्राइस समझ में आ रहा है, एज एफ पैसा दिया था 3.5 शुरू में। तो प्रतीक मित्तल जो आपने लिखा है एकदम गलत लिखा है। प्रतीक मित्तल बोला 30 प्लस 3.5 वो ब्रेक इवन में चला गया, एज एफ ऑप्शन पैसा देके खरीदे थे, और पैसा देके भी खरीदे थे तो भी स्ट्राइक प्राइस के जाते ही कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है, क्योंकि कुछ तो लॉस रिकवर होगा। एनीवेज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कम टू दिस, मैं डेरिवेटिव समझाने में नहीं जाऊंगा अभी। सो आई मीन टू से 4 साल हो गया, शेयर का दाम 36 है, एंड 2 मिलियन में से 1.2 मिलियन, सॉरी कितना था, 3 मिलियन में से 1.2 मिलियन, 3 मिलियन में से 1.2 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गया। लिसन टू मी, लिख लो। एट t equal to 4, share price equal to 36. If you are writing at t equal to 4, share price equal to 36, and 1.2 million out of the 3 million stock options are exercised. 1.2 million out of the 3 million stock options are exercised. 1.2 million out of 3 million stock options are exercised. I hope you have written if you wanted to. At t equal to 4, 1.2 million out of 3 million stock options are exercised. Share price 36 है, तो in that case कंपनी को कितना पैसा मिला? कंपनी को कितना पैसा मिला फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस? कंपनी को कितना पैसा मिला फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस? कंपनी को कितना पैसा मिला फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस? कंपनी को कितना पैसा मिला फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस? Very good, Ishika. 1.2 into 30 equal to 36 million. 1.2 million into 30 equal to 36 million. 1.2 million जब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो राइट टू बाय, तो एम्प्लॉइज ने शेयर खरीदा कंपनी का स्ट्राइक प्राइस 30 पे। एम्प्लॉइज ने शेयर खरीदा कंपनी का स्ट्राइक प्राइस 30 पे, तो 1.2 into 30 36 मिलियन मिला। 1.2 into 30 36 million मिला। This 36 million has nothing to do with the share price 36. प्लीज चेंज करो शेयर प्राइस को। t equal to 2 शेयर प्राइस 36 नहीं 38 कर दो, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। एट t equal to 4 शेयर प्राइस को 36 नहीं 38 कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट है, वरना कंफ्यूजन होगा। एट t equal to 4 शेयर प्राइस को 38 कर दो, $38। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने 1.2 मिलियन कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, तो व्हाट अमाउंट द कंपनी गॉट? 1.2 into
30 इक्वल टू 36 मिलियन। जिसको समझ में नहीं आया वो बोल सकता है, जिसको समझ में नहीं आया वो बोल सकता है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। कॉल ऑप्शन is the right to buy. So the senior management has the right to buy shares of the company at 30. So 1.2 million call options were exercised. The question is written. So 1.2 into 30, 36 million कंपनी के पास गया, 36 million कंपनी के पास गया। तो what amount on that day shall be transferred? What amount on that day will be credited in paid up capital? Paid up capital कितने से बढ़ेगा? Compensation reserve में क्या होगा? Paid up capital कितने से बढ़ेगा? Compensation reserve में क्या होगा? Paid up capital कितने से बढ़ेगा? Compensation reserve में क्या होगा? इशिका चावला का आंसर करेक्ट है पर पूरा करेक्ट नहीं है। इशिका चावला का आंसर करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। तुलसी कनौजिया भी करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। कॉम्पेंसेशन रिजर्व से क्या अमाउंट निकल के पेड अप कैपिटल में जाएगा और टोटल पेड अप कैपिटल कितने से बढ़ेगा? सो पेड अप कैपिटल विल गो अप बाय 40.2 million. Paid up capital will go up by 40.2 million. लिख ले, paid up capital will go up by 40.2 million. समझ में आया क्या? मैं तो समझा दूंगा, no issues, पर आपको समझ में आ गया? Paid up capital will go up by 40.2 million. Paid up capital will go up by 40.2 million. Paid up capital will go up by 40.2 million. 36 प्लस 4.2, 36 जैसे शेयर इश्यू करते हैं तो इन दैट केस पेड अप कैपिटल बढ़ता है 36 मिलियन और प्लस 4.2 जो कि कॉम्पेंसेशन रिजर्व से ट्रांसफर हो गया पेड अप कैपिटल में। वाई 4.2? बिकॉज 3 मिलियन ऑप्शंस था, उसमें से 1.2 सेटल हुआ है, तो 1.2 by 3 इज 40%। सो 40% ऑफ 10.5, जो 10.5 मिलियन स्टॉक कॉम्पेंसेशन रिजर्व में था वो 10.5 का 40% सेटल हो गया, तो 40% ऑफ 10.5 इज 4.2, जिसको लिखना है। ओके, 1.2 डिवाइड बाय 3, 40% ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड, दे आर सेटल्ड, सो 40% ऑफ द रिजर्व इज 10.5, so 40% of 10.5, that is 4.2, shall be transferred from compensation reserve to paid up capital, and 36 million which is collected by the issue of 1.2 million shares at 30, that 36 million also goes to paid up capital. So 36 plus 4.2, 40.2 million goes to paid up capital. 40.2 million goes to paid up capital. I hope it is clear. 40.2 million goes to paid up capital. 40.2 million goes to paid up capital. ठीक है? How much is left in the compensation reserve? How much is left in the compensation reserve? How much is left in the compensation reserve? We are conducting the class very slowly because I am giving you time to think. That's the best part. So 6.3 million remains in the compensation reserve, and then when we did the first class तभी किसी ने पूछा था कि सर और समझ लीजिए लैप्स हो गया, 1.8 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुआ बिकॉज शेयर का दाम बढ़ा नहीं व्हाटएवर, तो उस केस में उस 6.3 मिलियन का क्या होगा? किसी ने फर्स्ट क्लास पे पूछा था कि सर सपोज ये जो 1.8 मिलियन एक्सरसाइज ही नहीं हुआ तो उस केस में वो जो 6.3 मिलियन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है उसका क्या होगा? तो बात हुआ था कुछ नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। ऑफ कोर्स उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो अलग बात है, ठीक है? तो उस 6.3 मिलियन का कुछ नहीं होगा। आकाश मुखर्जी इज सेइंग इट इज forfeited. आकाश मुखर्जी इज सेइंग इट्स forfeited. Forfeited is technically a wrong word to use in this case. भाई आपको 5 साल का एक्सपायरी पीरियड मिला था, एक्सपायर हो गया, तो forfeited is a technically wrong language to use.
ठीक है, फोरफिटेड इज टेक्निकली अ रॉन्ग लैंग्वेज टू यूज बिकॉज आपको 5 साल का पीरियड मिला था, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। तो बहुत खोद के मैंने पूरा बताया है। लेट्स टॉक अबाउट द कैश फ्लो अकाउंटिंग। Let's talk about the cash flow accounting. Sorry, before the cash flow accounting, let me ask you, true or false, tell me, RSU के अकाउंटिंग से या RSU के सेटलमेंट में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, ट्रू और फॉल्स? RSU के वेस्टिंग के टाइम पे एंड RSU के सेटलमेंट के टाइम पे टोटल इक्विटी स्टैंड्स अनचेंज्ड, ट्रू और फॉल्स? RSU के वेस्टिंग के अकाउंटिंग में एंड RSU के सेटलमेंट के अकाउंटिंग में टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ट्रू और फॉल्स? RSU के वेस्टिंग का अकाउंटिंग में एंड RSU का सेटलमेंट के अकाउंटिंग में टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ट्रू, एकदम ट्रू है, ट्रू, ठीक है, ट्रू। अगर किसी को टैक्सेशन का ख्याल आ रहा है कि सर पीएल में हम लोग कॉम्पेंसेशन डेबिट कर रहे हैं और कॉम्पेंसेशन रिजर्व में वही अमाउंट दिखा रहे हैं, बट पीएल में डेबिट किए उसके बजाय टैक्स बच गया, तो एक्चुअली तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कमती से कम हुआ, तो नेट में इक्विटी बढ़ गया। किसी को ये ख्याल आ रहा है? पीएल में अपने कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं और उतना ही कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अपने रिजर्व में दिखा रहे हैं, तो सब पीएल में जब कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट किए तो प्रॉफिट कम हुआ, तो अकॉर्डिंगली टैक्स बचा, तो अकॉर्डिंगली रिटेन्ड अर्निंग तो कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस इंटू 1 - T से कम हुआ, बट वहां पे तो हमने पूरा बढ़ा दिए, तो नेट में इक्विटी बढ़ गया। किसी को ये ख्याल आ रहा है? किसी को ये ख्याल आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है कि किसी को टैक्सेशन का पॉइंट याद आया कि पीएल में तो कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस जो है हम लोग डेबिट किए तो रिटेन्ड अर्निंग गिरा, बट सर टैक्स बच गया ना, तो रिटेन्ड अर्निंग 1 - T से गिरा, से टैक्स रेट 25% है, तो 75% ऑफ द कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस से रिटेन्ड अर्निंग गिरा, पर पूरा कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस तो रिजर्व में दिखा दिए, तब तो 25% से बढ़ गया ना। अगर किसी के मन में यह आया तो थॉट करेक्ट है, किसी के मन में यह आया तो थॉट करेक्ट है। ऑफ कोर्स कोई चैप्टर खुद से पढ़ रखा है, उसको आगे कुछ पता है, वो एक अलग चीज हो गया। हम लोग बात करें नेचुरल थिंकिंग, हम लोग बात करें नेचुरल थिंकिंग का, तो मैंने वो सब चीजों का इंडिकेट, यस, मॉडिफाइड कैश बेसिस, FR, ITR, ये सब दिया था पहले क्लासेस में। आई विल कम टू दैट डिस्कशन लेटर ऑन, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग द स्टेटमेंट वाज ट्रू कि सर द वेस्टिंग ऑफ RSU उसका अकाउंटिंग एंड द सेटलमेंट ऑफ RSU का अकाउंटिंग, उसमें टोटल इक्विटी में कोई इंपैक्ट नहीं आता। टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज बाय द वेस्टिंग का अकाउंटिंग एंड बाय द सेटलमेंट का अकाउंटिंग। नाउ लेट मी आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन। स्टॉक ऑप्शंस का वेस्टिंग का अकाउंटिंग, स्टॉक ऑप्शंस का सेटलमेंट का अकाउंटिंग, दोनों में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, ट्रू और फॉल्स? स्टॉक ऑप्शंस में वेस्टिंग का अकाउंटिंग, स्टॉक ऑप्शंस में सेटलमेंट का अकाउंटिंग, दोनों केस में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, ट्रू और फॉल्स? स्टॉक ऑप्शंस में वेस्टिंग का अकाउंटिंग, स्टॉक ऑप्शंस में सेटलमेंट का अकाउंटिंग, दोनों केस पे टोटल इक्विटी रिमेन्स अनचेंज, ट्रू और फॉल्स? स्टॉक ऑप्शंस में वेस्टिंग का अकाउंटिंग, स्टॉक ऑप्शंस में सेटलमेंट का अकाउंटिंग, दोनों केस में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स। वेस्टिंग का अकाउंटिंग में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, स्टॉक ऑप्शंस में वेस्टिंग के अकाउंटिंग में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, बिकॉज जो डेबिट किए पीएल अकाउंट में उतना ही रिजर्व दिखाए। वेस्टिंग में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, बट सेटलमेंट में टोटल इक्विटी गोज अप। वेस्टिंग में टोटल इक्विटी डज नॉट चेंज, बट सेटलमेंट में टोटल इक्विटी गोज अप बाय द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस। टोटल इक्विटी गोज अप बाय द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शंस, अपने केस में बाय 36 मिलियन। ओके, तो स्टॉक ऑप्शंस में वेस्टिंग में टोटल इक्विटी अनचेंज्ड, बट सेटलमेंट में टोटल इक्विटी गोज अप बाय द अमाउंट ऑफ द proceeds collected from the exercise of the options. In our example 36 million, in our example 36 million, in our example 36 million, in our example 36 million. Believe me, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपने सब जन रग रग से वाकिफ है।
ये जो मैं एक क्वेश्चन पकड़ के जो समझा रहा हूं ना अकाउंटिंग, उससे बेटर चाहे 10 बार कोर रीडिंग को पढ़ लो, तुम्हारे घुसेगा नहीं। प्लस कोर रीडिंग में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनका कैलकुलेशन गलत किया हुआ है, और प्लस उसको इरेटा में डाला नहीं है। एंड बड्डे लोग, कोर रीडिंग में जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उनका कैलकुलेशन गलत किया हुआ है। काश आप लोग पता लगाए, आज ही आप लोग चेक करें क्लास के बाद, सर ने बोला था, ठीक है, आप लोग पता लगाए कहां कहां मैथमेटिकल मिस्टेक किया है, एंड प्लस वो इरेटा में दिया नहीं है, ठीक है। तो एंड इट्स बीन आई थिंक व्हाट 6 months फ्रॉम द रिलीज ऑफ द 6 or 7 or 8 months फ्रॉम द रिलीज ऑफ द इंस्टीट्यूट मटेरियल। प्रॉब्लम एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है वो अलग चीज है इशिका। अगर आप बोल रहे हो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का तो मतलब ये है कि इससे थोड़ा अटक रहे हैं, नो, एग्जाम्पल्स में फिगर्स गलती सॉल्व किया हुआ है, ओके, गलत सॉल्व किया हुआ है और इरेटा में दिया हुआ नहीं है। दर्शन बोल रहा है इरेटा में कुछ का दिया हुआ है, मैं कुछ और का बात कर रहा हूं जिसका दिया हुआ नहीं है। वी नेवर पैट somebody like an institute for the correct that they have done. We rebuke them for the wrong that they do. And yes, because they should do always correct. And plus they should be prompt in updating the errata. Yes, amounts गलती है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये पूरे एग्जाम्पल को हमने खोद दिया। लेट्स टॉक अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, CFO, CFI, CFF, what happens? During the vesting period, what happens to CFO, CFI, CFF? ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड जब आप कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं और कॉम्पेंसेशन रिजर्व में दिखा रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू CFO, CFI, CFF? नथिंग। आंसर इज नथिंग, करेक्ट। नथिंग हैपेंस टू CFO, CFI, CFF. Nothing happens to CFO, CFI, CFF. Nothing happens to CFO, CFI, CFF. Okay, CFO, CFI, CFF में कुछ नहीं होता है, ठीक है, during the vesting period. Remember, nothing happens to CFO, CFI, CFF. But if you are doing CFO by the indirect method, if you are doing CFO by the indirect method याद होगा level 1, you start with net income and then you add back non-cash charges. So you will add what? You will add share compensation expense because it's non-cash to get CFO. Do remember? So conceptually, share compensation expense has no effect on CFO, CFI, CFF, but from a point of view of arriving at CFO, कि calculate तो करना पड़ेगा सर, तो जो डेबिट किया हुआ उसको एड बैक करना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड में। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। I hope it is clear. The vesting wala part is clear. Let's talk about the settlement wala part. What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of RSU? What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of RSU? You should be writing the notes also. I am waiting. मैं बहुत धीरे क्लास को चला रहा हूं। What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of RSU? What happens to CFO, CFI and CFF on the settlement of RSU? What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of RSU? Yes, please. CFO, CFI, CFF में क्या होता है on the settlement of RSU? Correct. Nothing. Nothing. कुछ भी नहीं होगा. Nothing will be happening. Nothing. नथिंग। सेटलमेंट में तो पीएल का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड भी काम नहीं आएगा। नथिंग, नथिंग। मैं आरएसयू का बात कर रहा था। नथिंग। सेटलमेंट ऑफ आरएसयू में कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं जा रहा है, ट्रांसफर एंट्री हो रहा है फ्रॉम कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू पेड इन कैपिटल। उस ट्रांसफर एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं है। नथिंग हैपेंस टू CFO, CFI, CFF on the settlement of RSU. What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of stock options? What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of stock options? What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of stock options? What happens to CFO, CFI, CFF on the settlement of stock options?
CFF increases by the amount of the proceeds collected, that is the strike price into number of options exercised. CFF goes up by the amount of the proceeds collected, that is strike price into number of options exercised. Okay, CFF goes up by the amount of the proceeds collected, that is strike price into number of options exercised. CFF goes up by the amount of the proceeds collected, that is strike price into number of options exercised. अपने एग्जाम्पल में 36 मिलियन, अपने एग्जाम्पल में 36 मिलियन CFF goes up, 36 million CFF goes up, 36 million CFF goes up. ये जो किए लास्ट में 2 मिनट, ये कोई हाई फाई डिस्कशन नहीं था, चीप लेवल चीपो डिस्कशन था, चीप से भी चीप, सड़क छाप डिस्कशन था. इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, नो डाउट. नॉलेज का बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट नॉलेज नाउ. कंसेप्चुअल बात करते हैं. जिन सीनियर मैनेजमेंट को या एम्प्लॉइज को आप शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस दे रहे हैं, क्या आप उनको वेजेस एंड सैलरी जो कैश में दे रहे हैं वो कमती दे रहे हैं एज कंपेयर टू जो देते? आर यू पेइंग देम वेजेस एंड कॉम्पेंसेशन एज इन कैश compensation lower than what you would have paid in the absence of share based compensation? You understood my question? There are two companies, company A, company B. Company A doesn't have share based compensation, it has only cash compensation. Company B has a share based compensation as well as cash compensation. Both companies are equal sized, equal repute in the same industry, hire the same type of talent, competitive competition in the market for talent. So which company pays a lower cash compensation expense? Which company pays a lower cash compensation expense? A जो केवल कैश देता है या B जो कैश प्लस शेयर बेस्ड देता है? Which company pays a lower cash based compensation expense? Company B pays lower. Company B pays lower. Company B pays lower. Okay. So in that case, which companies FCFF, which company's free cash flow for the firm or equity, which company's free cash flow would be higher as a result of the accounting that we have discussed? Which company's free cash flow will be higher as a result of the accounting that we have discussed? Which company's free cash flow would be higher as a result of the accounting that we have discussed? Which company's CFO and therefore free cash flow will be higher as a result of the accounting that we have discussed? Company B ka FCFF will be higher, and if FCFF is higher, ceteris paribus, valuation will be higher. FCFF would be higher, therefore valuation would be higher. But this is not capturing the economic substance. The fact remains that both the companies are paying equal compensation expense. Both the companies are paying equal compensation expense, but we are inflating the intrinsic value of firm B. We are inflating the intrinsic value of firm B. This is analytical and valuation mistake if some analyst were to do this. And therefore, when comparing the two firms, you are supposed to realize the difference in the nature of the compensation expense, and to reflect economic reality, at least Professor Damodaran considers share based compensation expense as a cash expense and deducts it while calculating FCFF. Okay, at least Professor Damodaran, he will deduct share based compensation expense while calculating CFO, while calculating FCFF, he deducts. So are we supposed to do that as per Damodaran for CFA level 2? No. But why won't I? When I'm teaching something, एक स्टेप आगे तो बताएंगे ही, क्यों नहीं बताएंगे? और क्या पता इकोनॉमिक्स वाइज पूछ ले, सर क्या हमारे कोर में ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो आपने बोला है ये लिखा हुआ है? यस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनालिस्ट जजमेंट इज रिक्वायर्ड, पर अभी बताता तो सही क्या जजमेंट? उसने बोला है एनालिस्ट जजमेंट इज रिक्वायर्ड, बट दे शुड हैव क्लैरिफाइड व्हाट जजमेंट इज रिक्वायर्ड. केवल बोलने से कि जजमेंट इज रिक्वायर्ड, इट डजंट absolve them of the responsibility. So that is often a mistake that the CFA Institute commits again and again, leaving doors open for whatever thing, and they fail to realize that people doing the CFA program don't have that much of experience to form a judgment. So
There's one example, one question that we have done today, and with the help of this question, we have discussed everything accounting point of view say. And also just to add, you understanding what will the footnotes disclose? The notes to financial statements will disclose these two types of compensation plans and two types के बड़े बड़े कंपनीज में RSU ग्रांट्स 3-4 बार स्टार्ट हुआ होगा तो अलग अलग प्लान्स है, ऑप्शंस का अलग अलग ऑप्शंस है. RSU ग्रांट्स जो है हर डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग है, उस समय ग्रांट प्राइस क्या था, ठीक है, ऑप्शंस क्या है, उस समय फेयर वैल्यू क्या था, कितना एक्सपायर हो गया, कितना फॉरफिट हो गया, कितना आउटस्टैंडिंग है, वो पूरा का पूरा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहता है, जो कि एनालिसिस करने से फोरकास्टिंग मॉडलिंग में काम आएगा. ठीक है. द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द करंट पीएल अकाउंट में क्या इंपैक्ट आया, कितना से प्रॉफिट ज्यादा या कम हुआ, वो सारा का सारा स्टेट करना पड़ता है. तो कई बार स्टूडेंट्स लोग क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स तो फ्रस्ट्रेट होता है. मैं फ्रस्ट्रेट होता था एज अ स्टूडेंट, यार कौन पढ़े वो पिचुर 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 पिचुर. बट पिचुर पिचुर अवॉइड करने का सिंपल है, वो पोर्शन को डालो, वो जो डिस्क्लोजर वाला पोर्शन को डालो चैट जीपीटी में, उसको बोलो फ्रेम 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, वो रटवा देगा. बोला आई वांट टू मग इट अप, फ्रेम 5-10 मल्टीपल चॉइस आउट ऑफ इट, तो डिस्क्लोजर वाले पार्ट से वो 10 मल्टीपल चॉइस बनाएगा, हो गया तुम्हारा. सिंपल है. कहीं पे भी ज्यादा पिचुर पिचुर है, गो टू चैट जीपीटी, फिक्स इट एंड टेल मी दैट यहां से 5-10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए जिससे कि मेरे को लर्न हो जाए, तो तुम्हारा लेवल 1 का लर्निंग चालू हो जाएगा. सिंपल एज दैट. एंड चैट जीपीटी सुपर व्हेन इट कम्स टू नॉन मैथमेटिकल स्टफ. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इट डज अ मेस, बट थियरी वाला पार्ट जो चल रहा है ना फाइनेंस में, ब्यूटीफुल है चैट जीपीटी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जहां फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं यार इतना थियरी दिया है घुस रहा नहीं है, उससे क्वेश्चंस बना ले चैट जीपीटी से. समझ गए सर? कांट यू डू दैट एंड शेयर विथ अस? भाई सब चीज कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट खुद से जब गाड़ी चलाते हैं ना सीखने के बाद बीच बीच में, तो अलग मजा आता है, वो आनंद लो. ठीक है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. जो अकाउंटिंग था वो मैंने बता दिया, टैक्सेशन नहीं बताया है, और मैंने डाइल्यूशन इफेक्ट नहीं बताया ईपीएस पे क्या होगा. तो आई हैव नॉट टॉट द टैक्सेशन, आई हैव नॉट टॉट द डाइल्यूशन इफेक्ट, एंड ऑफ कोर्स मॉडलिंग तो बाकी है ही अपना. We'll see you tomorrow again at 7 p.m. Thank you.